देखिए ये मई 2026 है और पाकिस्तान का जो ऑयल इंपोर्ट बिल है, जो पहले $300 मिलियन था, वो पिछले कुछ ही हफ्तों में बढ़कर $800 मिलियन तक पहुंच चुका है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये आईएमएफ कह रहा है। उसके बाद प्रोटेक्टर एंड गैम्बलर जैसी कंपनीज ने पाकिस्तान में अपनी प्रोडक्शन बंद कर दी है। इसी तरह टेलीनॉर, शेल, माइक्रोसॉफ्ट, उबर, एली लिली और इस तरह की और भी यामाहा, ये सब इन्होंने अपनी प्रोडक्शन पाकिस्तान में बंद करके ये सब जा चुकी हैं। और बाकी अब लोड शेडिंग की अगर बात की जाए तो कई इलाकों में 12 से 18 घंटे की लोड शेडिंग है। आटा, डीजल, पेट्रोल और मेडिसिन सब कुछ महंगा हो चुका है। और हुकूमत जो है, हुकूमत अब सिर्फ दो ऑप्शन में फंस कर रह गई है। एक तो यह है कि आवाम पर महंगाई का बोझ डाला जाए और दूसरा यह है कि अपना बजट ख़राब कर लिया जाए, क्योंकि एफबीआर जो है वो अपने टारगेट्स अचीव करने में नाकाम रहा है। फिर अगर वो टारगेट्स अचीव नहीं होंगे तो जाहिर है बजट कहाँ से आएगा। देखिए सवाल ये नहीं कि कौन सा लीडर बुरा था या बुरा है, सवाल यह है कि आखिर ये मसला ख़त्म क्यों नहीं होता। उसके लिए हमें आईएमएफ के इस चक्कर को समझना होगा। पाकिस्तान 1958 से अब तक आईएमएफ के पास 24 बार जा चुका है, यानी एवरेज 2 से 3 साल में एक बार। अब जरा पाकिस्तान की आईएमएफ से कर्जे की बात करते हैं, लेकिन आपको एक चीज़ पहले समझना ज़रूरी है कि आईएमएफ जो पाकिस्तान को कर्जा देता है वो कोई रुपए या डॉलर में नहीं देता, बल्कि वो एसडीआर में देता है। अब आप सोच रहे होंगे एसडीआर क्या है, तो आप सोचें कि आपके मोहल्ले में 5 बड़े दुकानदार हैं, जिसमें अमेरिका, बरतानिया, जापान, चाइना और यूरोप है। ये सब मिलकर एक कमेटी डालते हैं और उस कमेटी में इनकी अपनी अपनी करेंसीज हैं। अब उस कमेटी को नाम दिया जाएगा एसडीआर। आज एसडीआर का जो वैल्यू है वो इन्हीं 5 करेंसीज पर बेस्ड है, जिसमें यूएस डॉलर जो है 47%, यूरो 29%, चाइनीज़ युआन 12% है, जापानीज येन जो है वो 7.5% है और ब्रिटिश पाउंड 7.4%। आईएमएफ का जो आउटस्टैंडिंग कर्जा है वो 7,138 मिलियन एसडीआर है, रफली $9.5 बिलियन। देखिए अब ये जो एसडीआर है ये एक इंटरनेशनल वाउचर जैसा है, जिसे इंटरनेशनल करेंसी में कन्वर्ट किया जा सकता है और पाकिस्तान जो है वो इसको यूएस डॉलर में कन्वर्ट करके इस्तेमाल करता है। अब अगर पार्टी वाइज देखें, जो पाकिस्तान को टोटल एसडीआर दिए गए तो उसका 47% पीपल्स पार्टी ने लिया, 35% नून लीग ने लिया। वो पार्टीज जो अवाम का दर्द सबसे ज़्यादा दर्द समझने का दावा करती हैं। उसके बाद फिर पीटीआई ने कहा कि हम कशकोल तोड़ देंगे, लेकिन हम आईएमएफ के पास नहीं जाएंगे। लेकिन उन्हें भी 2019 में आईएमएफ के पास जाना पड़ा। जो भी नई हुकूमत आती है उसे आईएमएफ के पास लाजमी जाना ही पड़ता है। अच्छा अब ये ज़रा नंबर्स देखें, लेकिन उससे पहले एक बात जान लें कि जब अक्सर पाकिस्तान के कर्जे की बात होती है तो अक्सर लोग जो हैं वो आईएमएफ का ही सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये तो एक छोटा सा हिस्सा है। असल कर्जा तो पाकिस्तान का 3 जगहों से आता है। सबसे पहला तो है डोमेस्टिक डेप्थ, यानी पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान के लोकल बैंकों से अपने ही लोगों की सेविंग्स का पैसा उठाती है, उसे इस्तेमाल करती है, फिर उन्हें उस पर इंटरेस्ट भी देती है, वो भी टैक्सेस से। जनवरी 2026 तक जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट का टोटल डेप्थ है वो 56 ट्रिलियन रुपए हो चुका है, जो कि गवर्नमेंट के टोटल डेप्थ का 71% है। इस तरह अब जो दूसरी जगह है जहां से पाकिस्तान को कर्ज मिलता है वो है दोस्त ममालिक, यानी कि बायलैटरल डेप्थ। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा कर्जा देने वाले मुल्कों में चाइना है सबसे पहले, जो कि अब तक पाकिस्तान को $28.7 बिलियन दे चुका है। उसके बाद सऊदी अरब आता है दूसरे नंबर पर, जो कि $9.6 बिलियन दे चुका है। लेकिन एक बात याद रखें कि ये जो कर्जा चाइना से आता है वो कोई दोस्ती की मद में नहीं आता, बल्कि वो सी पैक के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें लिया जाता है, जिस पर इंटरेस्ट भी होता है जाहिर है और कंडीशन भी होती हैं। इस तरह जून 2025 में चाइना ने पाकिस्तान का जो $3.4 बिलियन का कर्जा है, कमर्शियल लोन जो है उसको रोल ओवर किया, यानी कि पाकिस्तान जो है वो वापस नहीं कर सकता था, तो चाइना ने उसकी डेडलाइन बढ़ा दी। इस तरह आप अप्रैल में अभी देख रहे थे जो यूएई के साथ $3.5 बिलियन का जो चल रहा था, वो सब भी आप देख चुके हैं। अच्छा जो तीसरी जगह है जहाँ से पाकिस्तान कर्जा लेता है वो है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का कर्जा, यानी मल्टीलैटरल डेप्थ। इसमें आईएमएफ के अलावा वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक भी शामिल है। इसमें वर्ल्ड बैंक का जो हिस्सा है वो 18% है, यानी $23.5 बिलियन, और जो एशियन डेवलपमेंट बैंक का हिस्सा है वो 15% है, यानी $19.6 बिलियन। अब इन तीनों को अगर जोड़ लें तो पाकिस्तान का जो टोटल कर्जा बनता है रफली वो कोई तकरीबन $250 बिलियन बनता है। अगर इसको पाकिस्तानी रुपए में देखें तो 80 ट्रिलियन रुपए जाके बनता है, यानी हर पाकिस्तानी पर 3,25,000 का बोझ। अच्छा एक और बात भी सुन लें कि 2026 में पाकिस्तान को जो कर्जा वापस करना है वो $26 बिलियन है, यानी आईएमएफ, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, सऊदी अरेबिया, यूएई, चाइना, इन सबको मिला के। लेकिन हमारे पास जो फॉरेन रिजर्व में पड़े हैं वो $14.9 बिलियन है, यानी हमने वापस जो करना है वो $26 बिलियन है, लेकिन हमारे पास इस वक्त $14.9 बिलियन है। तो फिर बाकी कहाँ से आएंगे? फिर वही होगा, यानी
कर्जा उठाओ, कर्जा चुकाओ और फिर कर्जा उठाओ। यही पाकिस्तान का पिछले 35 साल से मॉडल चला आ रहा है। अब जरा सियासी पार्टियों का कर्जा लेने का रिकॉर्ड भी देख लें। पीपल्स पार्टी के 5 सालों में ये कर्जा 22% बढ़ा, जबकि नून लीग के 5 सालों में ये कर्जा 144% बढ़ा, मेनली सीपीएक की वजह से। जबकि पीटीआई के सिर्फ 3 सालों के अंदर ये कर्जा 214% बढ़ गया। यानी पिछले 26 सालों के अंदर ये कर्जा जो है वो 25 गुना बढ़ गया। इसकी जिम्मेदार कोई एक गवर्नमेंट नहीं है, इसके जिम्मेदार ये सब लोग हैं। अच्छा, यहाँ पर एक सेकंड के लिए रुकिएगा कि मैं जब एग्रीकल्चर की बात कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर आम किसान की बात नहीं कर रहा। मैं यहाँ पर उन वडेरों और फ्यूडल लॉर्ड्स की बात कर रहा हूँ जो कि शुगर मिल्स और हज़ारों एकड़ के मालकान हैं और असेंबली में जाकर वहाँ पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं और अपनी ही ज़मीन पर टैक्स नहीं देना चाहते। यहाँ पर यह फ़र्क समझना ज़रूरी है कि पाकिस्तान में 80% किसान जो हैं वो 2 हेक्टेयर से भी कम ज़मीन रखते हैं, जो कि पहले से ही गुर्बत में पिस रहे हैं। उनसे टैक्स मांगने के बजाय उनको सपोर्ट की ज़रूरत है। लेकिन मसला यहाँ पर उन लोगों का है जो हज़ारों एकड़ के मालिक हैं। पाकिस्तान में सिर्फ 1.1% फ्यूडल लॉर्ड जो है ये टोटल 21.6% ज़मीन रखते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो 64% छोटे किसान जो हैं वो मिलकर टोटल तकरीबन कोई 19% ज़मीन रखते हैं। ये सिर्फ इनइक्वालिटी नहीं बल्कि ये कॉलोनियल सिस्टम का कंटिन्यूएशन है। जैसे अंग्रेज ने 1935 में अपने वफादार ज़मींदारों को टैक्स छूट दी थी, उस तरह पाकिस्तान ने भी अपने तीनों कॉन्स्टिट्यूशन में उस एग्जम्पशन को जारी रखा। उसकी वजह क्या है कि पाकिस्तान के पार्लियामेंट में 2/3 मेंबर्स जो हैं वो सारे यही वडेरे, यही फ्यूडल बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वो अपने आप पर टैक्स कैसे लगा सकते हैं। बेनज़ीर भुट्टो के दोनों टर्म्स में इस पर कोई बात नहीं हुई, नून लीग के भी तीनों टर्म्स में इस पर कोई बात नहीं हुई। लेकिन पीटीआई ने बात तो की, लेकिन सूबों ने कलेक्शन ही नहीं की। 2001 में लेजिस्लेशन तो पास कराया गया, लेकिन आज 2026 में भी वो सिर्फ ऑन पेपर है। अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र और शुगर की। ये जो खाद के ऊपर सब्सिडी दी जाती है ये डायरेक्ट किसान को नहीं मिलती, बल्कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं ये इनको जाके मिलती है। गवर्नमेंट का लॉजिक तो ये है कि शायद आम किसान को खाद जो है वो सस्ती मिलेगी, यानी गवर्नमेंट रेट पर वो उसको 3250 रुपये में एक यूरिया की बोरी मिलनी चाहिए। लेकिन ब्लैक मार्केट में वही बोरी 5000 5,500 तक जाके मिलती है। यानी जो गवर्नमेंट का पैसा होता है वो सीधा इंडस्ट्रियलिस्ट की जेब में चला जाता है। पीटीआई के दौर में भी इसी तरह था कि किसान जो हैं वो सिर्फ 2 बोरियां खाद की लेने के लिए लाइनों में लगे खड़े रहते थे सारा दिन। अब जरा शुगर मिल्स की बात करते हैं। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में शुगर मिल्स और सियासत का रिश्ता जो है वो दहाइयों पुराना है। पंजाब में चौधरी फैमिली, ज़का अशरफ और तरीन ग्रुप, ये लोग पॉलिटिशियन भी हैं और शुगर मिल्स के मालकान भी हैं, ये रह चुके हैं। 2018 में पीटीआई की गवर्नमेंट ने शुगर मिल्स को 10 रुपये पर केजी एक्सपोर्ट सब्सिडी यानी अवाम के पैसे से दी। जो लोग पार्लियामेंट में बैठे हैं वही शुगर मिल्स के मालकान भी हैं, यानी वही पॉलिसी भी बनाते हैं, वही फिर अपनी शुगर मिल्स को सब्सिडी भी देते हैं आम के पैसे से, और फिर वही पैसा अपनी जेब में डाल लेते हैं। लेकिन आम जो किसान है वो आज भी ब्लैक मार्केट से 5000 रुपये यूरिया की बोरी खरीदने पे मजबूर है। इस सारे सिस्टम का जो सबसे पहला शिकार होता है वो आम किसान ही होता है। अब जरा देख लें कि एक आम आदमी जो है वो 2026 में कहाँ खड़ा है। नेशनल पॉवर्टी रेट जो है 2018-19 में वो 21.9% था, जबकि 2024 और 25 में यही पॉवर्टी रेट जो है वो 28.8% तक पहुंच गया। यानी इसमें तकरीबन 7% गुर्बत में इजाफा हुआ। जो कंपनी मैंने आपको पहले भी बताई, यामा, टेलीनार, उबर, माइक्रोसॉफ्ट, शेल, ये सब जो है ये छोड़कर जा चुकी हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है हाई टैक्सेस, पॉलिटिकल रिस्क और रेगुलेशन में मसला है। पर जो जिन कंपनियों ने नौकरियां पैदा करनी थी वो कंपनियां अब यहाँ से छोड़कर जा चुकी हैं। तो फिर सवाल यह है कि क्या सिर्फ एक लीडर को बदल दें तो क्या ये सब ठीक हो जाएगा? तो उसका जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसका सबसे बड़ा मसला यह है कि जो लोग सिस्टम में बैठे हैं वही इसके सबसे बड़े बेनिफिशियरी हैं। अब खुद देखें कि जो शुगर मिल मालकान हैं वो पार्लियामेंट में बैठे हैं, वो फिर वही अपनी मिल्स को सब्सिडी भी अप्रूव करते हैं। उसके बाद जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो भी असेंबली में बैठे हैं, फिर वो अपनी ज़मीन पर टैक्स नहीं देना चाहते। जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो कैबिनेट में बैठे हैं, उनकी वजह से जो खाद पर जो सब्सिडी होती है वो उनकी जेब में चली जाती है, वो आम किसान तक पहुंचती नहीं है। फिर ये सब मिलकर कर्जा लेते हैं और फिर उस कर्जे का जो बोझ है वो आम किसान पर डाल देते हैं। इस तरह जब जज भी यही लोग होंगे और मुलजिम भी यही होंगे तो फिर इंसाफ कहाँ से आएगा? देखें, जब एक डॉक्टर 25 बार एक ही दवाई दे दे और मरीज फिर भी ठीक ना हो तो इसका मतलब है कि हम डॉक्टर को ब्लेम नहीं कर सकते। हम ये चेक करेंगे कि कहीं दवाई गलत तो नहीं दे रहा। इस तरह पाकिस्तान को नया लीडर नहीं चाहिए, बल्कि पाकिस्तान को एक नया सिस्टम चाहिए।